सो जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली शायद 19 जुलाई को हमारा सीपीएफ का एग्ज़ाम है। उसके बाद अगस्त में, ओ आई एम सॉरी, सितंबर में हमारा सीडीएस एनडी का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं आप सबके लिए यहाँ पे साइंस की जो सीरीज़ होती है, क्योंकि दोनों ही पेपर में, चाहे सीडीएस एनडी की बात कर लें चाहे सीपीएफ की बात कर लें, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्म है 32 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, उसमें से नियरली हाफ डिवाइडेड है 10 10 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जो साइंस का जो मेजर पोर्शन है, मतलब ये समझिए कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 10 10 10 आपका बायो से है, केमिस्ट्री से है और फिजिक्स से। और ये मेनली जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मेनली दो क्लास से आती है, 9 से और 10 से। ठीक है, इन दोनों क्लास से। तो अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मतलब मेजरली क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे 10 क्लास से, जब हमारे, क्योंकि 10 क्लास का मेन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करने जाएंगे, वो 10 क्लास का साइंस का सबसे पहला वाला चैप्टर, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या इसके पीवाईक्यूज आते भी हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ आपको दिखाने की कुछ इमेजेस डाली हैं जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है। जैसे कि ये आपका सी ए पी एफ 2025 का, मतलब पीवाईक्यू है पिछले साल के। भी आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो ही आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं पढ़ा हो तो ऐसा मुश्किल है। जब हम पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपल सिंपल कैसे क्या होता है, जैसे इसमें एक्सोथर्मिक हो गया, तो हमें जो आपको दिख रहा है ये पढ़ने के बाद ही डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक, अब फिर इसमें ये पूछ दिया कि कौन सी रिएक्शन इसमें कंबशन है, कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन से डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये फ्री के मार्क्स है, तो बस आप हल्का से इसको पढ़ जाएं तो इसके क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। जैसे कि ये है, मतलब ये कौन कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, मतलब रिएक्शन के टाइम पूछा है। फिर ये एक्टिविटी से क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर से आपके बेसिकली इजी से क्वेश्चन आते हैं जो कि आप डूएबल है, और अगर आपको इसे इनफैक्ट छोड़ना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर 1 से, जो कि आज का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में आने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले बेसिक बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा। उसके बाद मेनली हम सिर्फ और सिर्फ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसके 4 टाइप्स होते हैं। एडिशन रिएक्शन होता है, सॉरी एडिशन बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये सब जो आपने पीवाईक्यूज में अभी देखे थे, ये सब टाइप्स जो हम आराम से इसे पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बेसिक चीज बता देता हूँ। ये एक्टिविटी देखिए, तो मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि हम जो पढ़ेंगे वो सही है कि नहीं, और एनसीईआरटी इसमें पूछता है कि नहीं। ये एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर ये एक्टिविटी दी गई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये इमेज डाली है कि देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा था कि वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सीडीएस का है, पहले मैं आपको बता दूं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन एयर। मतलब उसने ये मैग्नीशियम रिवर के बारे में पूछा है कि क्या बनाता है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्या प्रोड्यूस करता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, सोचिए सिर्फ पहली पेज पर ही आपको पहला एक पीवाईक्यू मिल गया। और ये पहली बार नहीं पूछा है, बहुत बार इस पे सवाल हो चुका है, चाहे सीपीएफ में, चाहे सीडीएस में, चाहे एनडीए में। ठीक है, अब इसको आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से कर देंगे कि कौन सा टाइप है, मतलब ये इजी इजी चैप्टर, इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें से मार्क्स गेन करने होंगे और हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पहले छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे इक्वेशन से। इक्वेशंस, मान लीजिए इक्वेशन समझते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए कि भाई मैथ कुछ है इक्वेशन। इक्वेशन आपने 7th 8th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा हो कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में इक्वेशन बोल देते हैं। बस ऐसे ही सेम टू सेम साइंस में, बस यहाँ पे कुछ x की जगह कुछ और हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, y की जगह कुछ और हो जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहेगा, 4 की जगह कुछ और, इज इक्वल टू का हल्का साइन एरो बदल जाएगा। हमें इसमें ये याद रखना है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ।
केमिकल रिएक्शन के जैसे हमारा इक्वेशन होगा केमिकल रिएक्शन में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है, वो ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बस हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे, इसलिए हम इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब हमें इसमें दो तीन बातें याद रखेंगे। जैसे एरो के जो इस तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, जो भी निकलेगा हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। और इस तरफ जो होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। पूरे को हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कौन चीज एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है, तो हमने इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप ये बस एक छोटा सा बेसिक था। हालांकि सेकंड पेज में एनसीईआरटी ये देखिए आपको ये दिया गया है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट, ये आपको बता दिया गया, पर फिर भी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये पीवाईक्यू है, तो इस पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ओके, अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये पीडीएफ जो है, ये मतलब मेरे पास बुक थी तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच के डाली, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी ताकि वो आपको भी दिखे, आपको भी समझ में आए, इसलिए मैंने इसी को फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के इसी से पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप क्रोम पे एनसीईआरटी बुक डालेंगे तो उसका बस क्लास और कौन से सब्जेक्ट है, साइंस है, तो उसमें आपका आराम से पीडीएफ आ जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपको पीडीएफ या इसके जो भी अगर चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर दूंगा, आप उसको करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ रोज़ डलेगी। हालांकि पहले मैं छोड़ चुका था, मतलब टेलीग्राम पे जैसे आते थे लोग एग्जिट हो जाते थे, बट अब से हमेशा डलती रहेगी। ओके, तो मैंने आपको बता दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी पहली पे। तो देखिए, इसको याद करना है, सिंपल से याद करेंगे। क्या हुआ, कुछ बच्चे थे वो गए केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में गए कुछ पढ़ने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि टीचर उनको एक एक रिबन पकड़ती है। क्या? एक रिबन मतलब एक टुकड़ा होता है, किसका? मैग्नीशियम का। किसका टुकड़ा होता है वो? मैग्नीशियम का टुकड़ा होता है। उसको किससे? टोंग से पकड़ती है, सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। उसने उसको पकड़ा और उसको बर्नर से मतलब बर्न करती है, उसको जलाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही मैग्नीशियम को बर्न करती हैं, तो क्या उसमें से कुछ, अब ये कुछ जलेगा तो कुछ एशेस मिलेंगी। तो ये एशेस जो गिरी वो कौन से कलर की थी? वो थी आपकी व्हाइट या ग्रे कलर की, ग्रेश में थी। ठीक है, वो गिरी और यहाँ पे उसने इकट्ठा कर लिया। बस इतनी चीज है। आप केमिस्ट्री लैब में गए, अपने मैग्नीशियम रिबन जला दी, कुछ मिला, बस उसी को याद रखना है। यही चीज उठा के सीडीएस ईपीएफ वाले पूछते रहते हैं कि तुम केमिस्ट्री लैब में जलाए क्या थे, तुम्हें क्या मिला, बस इतनी सिंपल चीज। ठीक है, अब इसको बस याद ऐसे रखना है। इसमें होता क्या है कि उन्होंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया। उसमें ऑब्जर्व क्या किया कि जब आप बर्न कर रहे थे ना, तो उसमें एक डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम जली। कौन सी फ्लेम? डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। इसको याद रखिए कि फ्लेम कौन सी जली? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और वो फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट पाउडर में, मतलब ऐश बोल दें, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उस पाउडर का नाम क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सर इसको याद कैसे रखना है? सिंपल सी चीज है। देखिए, ये आपका मैग्नीशियम का, हम मैग्नीशियम एमजी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हमें कैसे पता है कि किसके साथ रिएक्ट करें? तो जब भी हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करेंगे, भैया कोई भी चीज़ आग तभी पकड़ेगी जब उसके आसपास ऑक्सीजन होगा। ठीक, तो उसके पास ऑक्सीजन था, बर्न किया, तो मतलब इनडायरेक्टली वो किससे रिएक्ट हुई थी? ऑक्सीजन से। तो जैसे ही वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, तो उसने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इसने आप पे नीचे दी भी गई होगी, जैसे ये, ठीक है, उसने नेक्स्ट पेज में दी है। ये जैसे MgO2 प्लस MgO हमने यहीं पे लिख लिया, यहीं पे समझ लीजिए। पहली एक्टिविटी हमने बस इतनी छोटी सी चीज़ करी कि आप केमिस्ट्री लैब में गए, मैग्नीशियम उठाया आपने, उसको बर्न किया, आपको, और फ्लेम कौन सा जला? दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम जला। आपको कुछ पाउडर मिला, कौन से कलर का था? व्हाइट पाउडर। उस व्हाइट पाउडर का नाम क्या था? तो हमने नाम क्या रखा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का भी एक तरीका होता है, पर हम बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे, अभी उस झमेले में नहीं पड़ते हैं। ठीक, पहली रिएक्शन याद होगी। अब एक बार, हालांकि हम पीवाईक्यू के लिए देखिए, ये हर चैप्टर करने के बाद उसकी जितनी पीवाईक्यू, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ, चाहे किसी में भी हो, हम उसका अलग से एक वीडियो लाएंगे। ठीक, अभी के लिए क्योंकि हमारे पास इसका क्वेश्चन है, तो हम उसको कर लेते हैं कि बोलता क्या है। ठीक है, देखिए, ये क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो जैसे क्या होता है कि आपने गए थे, आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो हुआ क्या था?
तो पहली बात बोलता है कि हमें भैया व्हाइट पाउडर मिला था एमजीओ का, क्या ये बात सही है? अभी अभी हमने देखा कि हाँ व्हाइट पाउडर मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो पहली बात सही है। तो वन सही है, वन सही है, वन सही है, सी कट गया। दूसरी चीज सेकंड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। अभी सपोज के लिए मैंने आपको कंबशन का नाम नहीं लिया था, तो मे भी आपके दिमाग में ना आए, ठीक है, तो मैं अभी दो को स्किप कर रहा हूँ। तीसरी, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई था, हमने बोला था कि इसमें एक वाइट डेजलिंग लाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ था, बोला था डेजलिंग लाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ था, मतलब हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब थ्री भी सही है। थ्री सही है मतलब ये सही है और ये सही है, ऊपर वाला कट गया क्यों, क्योंकि ऊपर थ्री नहीं था। तो हमारे पास इंडायरेक्टली देखिए आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट पता थी, तो आपने एलिमिनेशन करा और आपको पता पड़ गया बी और डी में से कोई एक आंसर है। अब देखिए कभी भी आप किसी चीज को जनरली जब जलाते हैं ना, तो वो कंबशन रिएक्शन के अंडर ही आती है। नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब से हम याद रखेंगे कि हमने जलाते हैं तो कंबशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के अंदर ही आती है। इन शॉर्ट हमारा 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, बात समझ आ गई? ऐसे बस छोटे छोटे हैं, आपको याद करने हैं, आप मार्क्स गेन कर लेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2। इसको बस ध्यान में रखेंगे, क्या बोलता है कि टेक अ लेड नाइट्रेट। अच्छा, जब आप जैसे जब हम पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा लेड नाइट्रेट, तो हो सकता है कई लोगों को फॉर्मूला बनाने में, जैसे कि लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे अब 9th क्लास में पढ़ाते हैं। आई होप आपको रिमेंबर होगा, नहीं भी याद है तो भी हम 9th क्लास का भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपके लेवल तक की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ बस इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी में जाके फिर से पढ़ लीजिएगा। लेड नाइट्रेट को शायद मैंने यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा। हाँ देखिए, अब लिखा है तो मैं इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने फोटो लिख रहा था। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमने लेड नाइट्रेट लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उसके साथ हमने पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। लेड नाइट्रेट मतलब लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को NO3 वोल्ट वाइज से। ठीक है, ये टू को हटा दीजिए, और पोटेशियम को के, आयोडाइड फॉर आई, तो के आई। जब लेड नाइट्रेट के आई से हुआ, तब जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से मिक्स हुआ तो उसने क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया और लेड आयोडाइड के साथ चला गया, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया, लेड आयोडाइड के साथ चला गया, पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस बना, लेड आयोडाइड येलो पीपीटी बना। अब आप सोच रहे हैं कि यार अभी अभी हमने चैप्टर शुरू करा, ऐसे रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, फिर बोल रहा हूँ आप रिएक्शन मत याद करो, बस जितना समझा रहा हूँ अभी बस समझ लो, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट के बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो। उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएंगे, तो आपको असली चीज, इसकी कहानी क्या मतलब है, क्यों हम याद कर रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं, इसका असली मतलब समझ में आएगा। पेपर में आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, रिएक्शन लिखी हुई देगा, बस आप सिंपल से ये पूछेगा कि भैया कौन से टाइप के है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ 5 मिनट वेट कर। हमको ये नहीं याद रखना कि कलरलेस है वो, हमको ये नहीं याद रखना कि येलो पीपीटी बनाता है, ये सब मेनली हमको ये सब नहीं पूछता है वो, बस सिंपल चीज पूछता है कौन सी रिएक्शन है। तो अभी बस इतना समझो, जो मैं बस पढ़ा रहा हूँ उसको बस समझिए ध्यान से। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से हुआ तो क्या बना लिया इसने, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया, लेड आयोडाइड के साथ चला गया, बस अब इतनी चीज याद रखो। ठीक, फिर हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। सिर्फ इतनी सी याद रखो, एक्टिविटी 1.2 पे जो लिखा है बस उसी को ध्यान दो, उसको कॉपी में लिखते रहिएगा। फिर आता है एक्टिविटी 1.3। ये क्या बोलता है कि भैया कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लो, ठीक है, ले लिया, और उसके अंदर क्या मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, कुछ भी इसमें से मिला दो, और ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ या एक्सेट्रा जो भी हुआ। ठीक है, तो हमने क्या लिया भाई, एक जिंक ले लिया, उसमें HCl डाला, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ठीक, अब इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, और इसमें से हाइड्रोजन गैस उड़ गई। अब मैंने इधर एक्सोथर्मिक डाला है, फिर बोल रहा हूँ मैं इसको बता दूंगा। अभी थोड़ा सा बस सुनिए। सिर्फ मैंने आपको अभी इतना बताया कि हमने इससे क्या करा, जिंक लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो ZnCl बन गया, हाइड्रोजन हुआ। और ये हाइड्रोजन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब जब ये हाइड्रोजन, जब रिएक्शन हुई, तो जो कोनिकल फ्लास्क में जो हमने करा था, हमने आग तो दी नहीं थी, फिर भी क्या हुआ कि बस मिलाने से वो जो कोनिकल फ्लास्क था, या जो वो जिसमें भी हमने रखा था, वो गर्म हो गया। हमने आग नहीं दी थी, हमने कुछ जलाया नहीं था, फिर भी वो गर्म हो गया। ये कैसे हुआ वो बात अलग है। ठीक, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम मेन चलते हैं किस पे,
ये तो ठीक है, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी थी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब हम मेन चलते हैं अपना उस पे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको थोड़ी देर में समझाऊँगा, जब आपको क्वेश्चन समझा दूँगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि यहीं से मेन चीज़ें पूछी जाती हैं। वो मैंने आपको एक्टिविटी सीधे उठकर आई थी, इसलिए मैंने आपको पहले एक्टिविटी से शुरू करा। सबसे पहला टाइप हम शुरू करते हैं अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम में ही समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, वो चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल ए था, वो किसी के साथ रिएक्ट करा बी के साथ और उसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या नाम रखा उसका? सी। सी सिंगल प्रोडक्ट, बस इसी को हमने बोल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल दिया? इसी को हमने बोल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बोल रहा हूँ ये इसी टाइप में लिखा रहेगा, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सी टूटा ए प्लस बी में, नहीं, इसको हमें ऐसे नहीं बोलना है। हमें इसको ऐसे ही बोलना है कि दो चीज मिली और उसने एक सिंगल चीज को ही बना दी। ठीक, बात में आ गई। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें भी ये एक्टिविटी भी इसी का एग्जांपल, पर इससे पहले क्या हमने ये ऐसी कोई रिएक्शन इससे पहले पढ़ी थी? तो एक बार ऊपर चल के देखते हैं। ये देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था, ये यहाँ पे क्या, कि आपने मैग्नीशियम जलाया था। किसका मैग्नीशियम जलना मतलब किसके साथ रिएक्ट करा? O2 के साथ, और उसने क्या बना लिया था? MgO। तो क्या मैं बोल दूं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल था? बस इसी तरह जब भी वो देगा, वो सीधे एक रिएक्शन लिख देगा, या फिर वो ये बोल देगा वर्ड्स में कि मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, मैं इसको सपोज के लिए जैसे अभी मैंने आपको समझा उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, ए प्लस बी बना और उसने क्या बना दिया? सी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और कौन सा टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना था। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहला जो एग्जांपल याद करा था एकदम शुरुआत में, वो कि PYQ भी है। तो याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये टू इधर नहीं आएगा, बैलेंसिंग में थोड़ी देर में सिखाऊंगा, अभी नहीं, वो क्योंकि इतना जरूरी भी नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहला एग्जांपल याद कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब ये एक्टिविटी, इसको तो भैया एकदम बाय हार्ट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी पे कम से कम, चाहे CPF की बात कर लीजिए चाहे CDS की बात कर लीजिए, चाहे NDA की बात कर लीजिए, हर पेपर में कम से कम इसी एक्टिविटी पे 2-3 बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके पास शायद मेरी इस एक्टिविटी की इमेज होगी, जैसे ये। अच्छा, देखो इसमें पूछा गया है, शायद शायद नहीं, मे बी CDS का ये है। इसमें क्या पूछता है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। इसने खुद से दे दिया क्या, कि क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बना दिया। मुझे बस बता दो कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, हालांकि अब देखो, मैं आगे पढ़ूंगा तो इसमें ये मत घबराइए कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो दिया ही नहीं है। ठीक, अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो और चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसी एक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन के बाद शायद नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये समझिए कि इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। विश्वास नहीं होता तो आपको PYQ देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे ताकि दिमाग में आइडिया। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोलता है वो, कि हमने क्या लिया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन। याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को मेरे साथ आपको बोलना है, बैठे नहीं रहना, देख के बोलना है। कोई कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। क्विकलाइन को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। उसमें हमने धीरे धीरे एक वाटर ऐड किया। अब वो बोलता है कि बीकर को टच करो, क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, बस वो सब बच्चों को हमें बताना है। अब देखिए, सिंपल से कौन सी एक्टिविटी, कोई नई एक्टिविटी नहीं है आपके लिए। मे बी आपने कभी देखा हो कि जब दीपावली या किसी भी फेस्टिवल पे आप जब अपने घर की पेंटिंग कराते हैं, वाइट वॉशिंग कराते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप, आपके जो पापा हैं वो कहीं दुकान से चूना खरीद के लाते हैं। अब वो जो चूना, वो जो सॉलिड होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसी को बोलते हैं जिसका नाम है क्विकलैम। अब आप उसको किसी बर्तन, या बर्तन बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ में आप रख देते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो आपके पाप को दूर करते होंगे, अगर कभी आप गए होंगे, आपने नोटिस करा होगा तो वो दूर क्यों करते हैं? क्योंकि आप जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ना,
वो आप देखें कि अब वो बहुत उबलता है, एकदम लिटरली उबल रहा होता है पानी, और उसमें से भाप बहुत छूट रही होती है, और उसे अगर आप गलती से भी टच करेंगे, गलती से हाथ डालें तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? आपने तो उसमें आग भी नहीं लगाई, आपने ना माचिस जलाई, ना आग लगाई, ना पेट्रोल डाला, ना केरोसिन डाला, फिर भी इतना गर्म क्यों हो जाता है? यही है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड को आप जब भी पानी में डालो, पानी को उसमें डालो, तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। ठीक है, और उसी को आप फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो आप उसको दीवार पे पोत देते हैं, और वो चूना, मतलब वो ही समझते हैं हम चूना पोत रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? बस उसी चीज को आपको याद रखना है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यही जो आपके पापा खरीद के लेके आते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। सही बात है। फिर फिर हमने उसमें पानी डाला। क्या डाला? पानी। पानी का फॉर्मूला H2O। H2O क्या होता है? लिक्विड। अब जब वो बनता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये आपको याद रखना है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा याद रखना है, ऐसा पूछ चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेग लाइम बोलते हैं। रिमेंबर, लाइम हम किसको बोलते थे? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। इसको मैं लिख देता हूँ। क्या इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। एक्वस मतलब ये होता है कि, समझ लीजिए, हो सकता है आपको कभी पूछ जाए। देखिए, एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क है? लिक्विड जो है ना, एकदम प्योर टाइप का दिखता है, जैसे कि वाटर। वाटर जो होगा एकदम लिक्विड स्टेट में होगा, पर अगर मैंने उसी में कुछ एक्वस बोल दिया, तो वाटर सिर्फ वो वाटर नहीं रहेगा, उसमें कुछ ऐसा मिला होगा कि वो आपको कुछ मिक्सचर टाइप का दिखेगा। सपोज के लिए, अगर आप जैसे एक पानी ले एक बीकर में, तो मैं उसको बोलूंगा लिक्विड है, पर अगर आप उसी पानी में थोड़ा मिट्टी मिला दें, तो वो सफेद सफेद ना पानी दिखेगा, मतलब थोड़ा मैला टाइप हो जाएगा, तो उसी को हम एक्वस बोल देते हैं। मतलब उसमें कुछ डाल दिया जाता है, कुछ मिक्सचर हो जाता है वो किसी चीज का, तो उसी को हम एक्वस बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है? एक्वस जैसा दिखता है। ये क्या होता है? स्लेग लाइम होता है। ठीक, और वो बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ हीट होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज हीट छोड़ रही है, हीट रिलीज कर रही है, इसको एक काम कर PDF में लिख लेते हैं। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिमेंबर, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी कोई सी भी टाइप की रिएक्शन हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे कोई सी भी टाइप की, अगर उसमें से हीट रिलीज हो रही, हीट रिलीज कैसे? जिसमें भी चीज रखी थी, आप उसे जाके टच करेंगे तो आपको गर्म फील होगा। फील क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें से भाप निकल रही, मतलब आग छोड़ रहा है, गर्म छोड़ रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। पर अगर कोई रिएक्शन करने के लिए आप हीट देते हैं, हीट गिवन, हीट आप देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, जैसे सपोज के लिए जब मैग्नीशियम जलने के लिए हमने क्या हीट प्रोवाइड करी थी, तो उसे हम एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत या? ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक है वो। ठीक है, अभी एंडोथर्मिक के और भी एग्जांपल आएंगे। मेन बात आपको क्या है, इसको समझना है, अगर हीट रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पहले तो आग वाग लगी नहीं, आग वाग हमने जलाई नहीं, तो टेम्परेचर कैसे बदल गया? तो हीट रिलीज हुई, इसलिए इसका टेम्परेचर बदल गया, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट से कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब समझ में आई? क्योंकि इसने हीट रिलीज करी थी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है। क्यों? क्योंकि A प्लस बी मिलके क्या बना रहा है? C। ये जो हीट है वो कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड या कोई वो नहीं है। हीट रिलीज कर रहा है, वो दिखेगी नहीं, वो निकल गई, वो हीट रिलीज करके निकल जाएगी, ठंडी हो जाएगी, पर बचेगा क्या आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको डी मत समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो A प्लस बी मिलके C हुआ। ठीक, तो ये किस किस अच्छा, ये किस किस का एग्जांपल है? एक तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दूसरी साथ ही साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं?
कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्या बोल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम पानी के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्लाइम, और बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज करता है। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इसमें हमने वो जो देखा था, ये देखिए क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम CaO विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्लाइम। सही बात है, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमने इसके दो टाइप पढ़े थे, या तो कॉम्बिनेशन होगा या तो एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंडो नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। सिंपल था, इजी था। ठीक है, आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी। इसको लिख लिख के याद करने से बैठे नहीं रहना है। ठीक है, आप ही से बोल रहा हूँ, जब बैठे हैं दीवार पर टिक के। ठीक है, अच्छा इसी के आगे, अच्छा ये मैंने लिख के रखा है कि भैया ये तो पूछता ही पूछता है। अब ये जो दिया है ना, ये भी कभी का क्या मतलब पूछ ही लेता है। क्या पूछा गया 2023 के CDS 1 में, क्या पूछता है कि भैया वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेम्बर कौन सा था जो बच गया था तो आपने इसको वॉल पे लगा लिया था। ठीक है, वही। अब क्या बोलता है कि ये जो आपने वॉल पे लगाया था, अब आपके आसपास क्या क्या एटमॉस्फेयर में क्या क्या घूमती है, ऑक्सीजन घूम रहा है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस घूम रही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी घूमती है। ठीक है, आजकल तो उसका ऑरा चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इतना पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने दीवार पे लगा दी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। ये तो एक उसमें था ही, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रहती है। वो जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह बनने से आपकी दीवार पे एक आपकी दीवार चमकती है। उसी ऑन द स्पॉट नहीं होती, पर आप लगाने के बाद 2-3 बार लगाने के बाद जब कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे तो देखेंगे आपकी जो सफेद दीवार है वो एकदम चमकने लगेगी। वो इसी वजह से चमकती है। ठीक है, तो जो चमकती है इसका क्या बोल देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर इसका लोकल नाम क्या है, लाइम स्टोन। जैसे कि वो स्लेट लाइम था, कोई क्लाइम था, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन। ठीक है, रिमेंबर। और लाइम स्टोन पता है, वो जो मार्बल होते हैं ना, उसका भी यही यही फॉर्मूला होता है, यही नाम होता है, लाइम स्टोन। जो मार्बल जो कभी फर्श पे या कहीं आपने देखी होगी मार्बल, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे भैया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी, जो कि किससे बनी थी, वो व्हाइट वॉशिंग से। अगर उसके के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है, जो आप दीवार पे लगाते हैं, तो दीवार चमकने लगती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाती है इसमें, लाइमस्टोन। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ अलग अलग एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी तक हमने दो एग्जांपल देख चुके हैं, एक मैग्नीशियम का, एक कैल्शियम का। तीसरा ये है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कंबशन रिएक्शन का है। क्यों कंबशन बोल दें या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आग दी या जलाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये कोल जब बर्न करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि कोल क्या है, आपका पूरा कार्बन है। बर्न कभी भी बर्न करना है, आग देनी, तो ऑक्सीजन के साथ ही होगी हमेशा। इसलिए वो क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोल वोल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए तो आजकल हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। ईवी क्या मतलब, जो इलेक्ट्रिसिटी उस पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल याद रखिए बर्निंग ऑफ कोल का। चौथा फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O2, मतलब ये आपको याद करना है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसको हम पानी बोलते हैं। सिंपल चीज है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं है। अब यहाँ से कहाँ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल बस ऐसे ही याद कर लीजिए, इसको मत याद करिए। एक्सोथर्मिक का पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी आप नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो बहुत अमाउंट की वो हीट रिलीज करता है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी बात, रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन जो करते हैं, वो भी क्या है, अच्छा ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं, ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अंदर प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग हम अपनी नोज से लेते हैं, और रेस्पिरेशन अंदर एक प्रोसेस होती है। ठीक है, वो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। याद रखिएगा, नेचुरल गैस, ओके, नेचुरल गैस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओ सॉरी रेस्पिरेशन, ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हो गए।
तीसरी तीसरी जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो तीसरी तीसरी यस तीसरी है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, decomposition of vegetables into compost is also example of, देखिए जब भी वेजिटेबल्स डिकम्पोज होती हैं तो कौन जो छोटे छोटे वो होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं उनको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ ह्यूमस छोड़ते हैं, बोलते हैं थोड़ी थोड़ी हीट छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या एग्जांपल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का एक ये है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या है कि जो भी आपको ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज वही C6H12O6, आई होप आपको ये इसका फॉर्मूला तो याद होगा। वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या क्या रिलीज करता है वो, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी हमको देता है। इसलिए हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, और लिक्विड तो छोड़ता ही है और साथ ही साथ हमको एनर्जी देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। मेन बात क्या रखनी है, एक्सोथर्मिक के दो तीन एग्जांपल, पहला वाला हमने कैल्शियम ऑक्साइड वाला, दूसरा नेचुरल गैस वाला, तीसरा रेस्पिरेशन वाला, चौथा वेजिटेबल्स वाला। ठीक है, कि वेजिटेबल डिकम्पोज होते हैं तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। ये हमने सिर्फ पहला टाइप ही पढ़ा है, कौन सा, कॉम्बिनेशन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने वो तो एक्सएम पढ़ दी कि कोई सा भी हो अगर हीट रिलीज होगी तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी बात इजी इजी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं ये कोई एक था ए बी, ये टूटा और टूट के क्या बन गया, ए प्लस बी बना। अच्छा, बात समझ में आ गई। क्या था, ये कुछ था एक पूरा प्रोडक्ट था, ये टूटा, टूट किसी वजह भी सकता है, आगे हम पढ़ेंगे किस वजह से टूट रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये टूटा अलग अलग उसमें ए प्लस बी, जरूरी नहीं कि दो हिस्से में टूटे, मान लीजिए अगर ए बी सी होता तो ए प्लस बी प्लस सी में टूट सकता था। मतलब इन शॉर्ट वो टूट रहा है, बस आपको इतना समझा है, इतना समझना, तो हम इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसने एग्जाम्पल लिया, इसको आपको याद ही रखना है क्योंकि ये आज तक पूछी नहीं है और उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए आपको याद ना रखे तो, पर ये समझ लीजिए कि ये क्योंकि डायरेक्ट ये रिएक्शन दे देगा और पूछिए कि कौन सा टाइप किया। ठीक है, जैसे कि ये इसने बोला कि फेरस सल्फेट था, तो फेरस सल्फेट को मैंने हीट दी, हीट दी तो भैया वो टूट गया, किसमें किसमें टूटा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, मतलब आप देख रहे हैं ना कि एक पूरा कंपाउंड था वो छोटे छोटे हिस्से में टूट गया। तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको याद हो गया, समझ में आया। जैसे कि ये FeSO4 7H2 उसको हमने हीट दिया, FeSO4 और हाइड्रोजन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होती। इसमें क्या बोलता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जब बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं, पहले बता दूं आपको तो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं वापस ऊपर जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये है, अगर मैं इसी चीज को उल्टा लिख दूं, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन CaCO3 को जब आप हीट करेंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, तो क्या, अच्छा नीचे जब दिए गए तो उसमें समझा देता हूँ। देखिए नीचे दिए गए ये लाइमस्टोन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बन रहा था, उसी को आपको वापस कन्वर्ट करना है, तो क्या करा आपने, लाइमस्टोन को हीट दिया, लाइमस्टोन कौन, मार्बल। अभी के लिए क्योंकि आप दीवार की व्हाइट वॉशिंग वो तो उठा के नहीं लेके पाएंगे, मैंने बोला था मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी एग्जाम्पल किसका बन सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बोल रहा हूँ सिर्फ आपको कैल्शियम वाली चीज का रिएक्शन याद रखना था, बाकी सभी का नहीं। बाकी सभी में ये देखो कि वो टूट रहा है, जुड़ रहा है और उसका क्या क्या नाम पड़े। दूसरी बात, अगर ये हम इसको हीट दे रहे हैं, अगर हम इसको आग जला के कुछ इसका डिकम्पोज करें तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट देके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी, ना होनी चाहिए। अब मैंने आपको अभी तक दो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी, एक Mg वाली, एक कैल्शियम वाली, और एक तीसरी ये बता रहा हूँ, इस पे भी डायरेक्ट उठ के सवाल पूछा गया है। क्या बोलता है कि भैया आपको एक कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, एक लेड नाइट्रेट लेना है, लेड मतलब Pb,
PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट लेना है और उसको हीट करना है, पाउडर है उसको बॉईल करना है। अब मुझे बताओ, वो बोलता है कि बताओ क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम। याद ये रखना है, स्टेटमेंट ये पूछता है कि जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना, तो उसमें से एक ब्राउन एमिशन निकलती है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि ब्राउन एमिशन किस चीज की निकलती है, क्या वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निकलती है, या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की। ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही। वो बोलता है कि एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इस मतलब वो दे दी क्वेश्चन किसकी निकलती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन। याद आपको क्या रखना है कि जो ब्राउन एमिशंस फ्यूम्स हैं, ब्राउन फ्यूम्स जो हैं, वो किसकी होती है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। देखो लेड नाइट्रेट को उसने क्या करा, हीट करा तो क्या दिया, लेड ऑक्साइड, और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसी के ब्राउन फ्यूम से निकलती है, बस इतना सा याद रखना और कोई भी चीज याद नहीं रखना। अच्छा, साथ ही साथ ये दिख रहा है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एक ही पूरा रिएक्टेंट था, ये छोटे छोटे उसमें टूट रहा है, इसमें इसमें फिर इसमें टूट रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, डिकम्पोजिशन। अब ऐसी इसी तरह ये जो है, ये ये था पानी। ठीक है, हमने पानी में क्या करा, हमने पानी में करंट दौड़ा दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। अब वो इलेक्ट्रोलाइसिस भाई, अब H2 है तो किस किस चीज में टूट पाएगा, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में, मतलब वो भी डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या थर्मल है, नहीं, क्योंकि हम इसमें आग तो दे ही नहीं रहे, हम इसमें क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो हमने इसको बोल दिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपको ये चीज नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बस इसको मत स्किप करना कि दो H2O था तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो कौन सा टाइप का रिएक्शन, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब उसके बाद फिर से भैया एक चीज थी, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल सारे चल रहे हैं, सभी के सभी। अब दूसरी बात ये कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि भैया आपका सिल्वर क्लोराइड था। सिल्वर क्लोराइड को आपने ले जाके सन में रख दिया। सन मतलब हीट नहीं है वो सन, याद रखना, वो हीट छोड़ रहा है पर हम उसमें आग नहीं दे रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं बोलते हैं। आपने सनलाइट के आगे रख दी तो सनलाइट उसको तोड़ देगी। क्यों, क्योंकि वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन क्लोराइड में अलग अलग टूट जाएगा, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें डायरेक्ट ऐसा पूछ चुके हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब डिकम्पोज करते हैं तो जो सिल्वर है वो कौन से कलर का होता है, तो सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का निकलता है, पहले व्हाइट कलर का होता है, फिर जब वो टूट जाता है तो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी को हम फोटोलाइसिस की मदद से, मतलब जो सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं ना, इसलिए इसको फोटो के नाम से हमेशा जोड़ा जाता है। तो ये फोटोलाइसिस है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट के आगे रखा तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। सिल्वर कौन से कलर का था, ग्रे कलर का। इसी से एक और चीज जुड़ गया, ये एक है, कहाँ गया, अरे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एक्सचेंज 2 मिनट हो गए, व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट बेसिक, एक पेज छूट गया लग रहा है। देखिए जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वैसे बेरियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, ये जो हमने जो सिल्वर क्लोराइड तक यहाँ तक किया ना, इसके बाद एक दो पेज जो है छूट गए, मैंने फोटो देखकर मैं शायद भूल जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम पीडीएफ पे लिख के समझ लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड तक था, ये सिल्वर क्लोराइड जब आप सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर पीले कलर का हो जाएगा, क्लोराइड अलग से निकल जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो भी एग्जाम्पल है। उसी से जुड़ा एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल। सेम है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का था वैसे इसका है, सिल्वर। इसमें क्या होता है, सिल्वर मतलब Ag, ब्रोमाइड मतलब Br। इसको भी आप क्या कर दो, इसको भी आप सनलाइट में रख दो, सेम है, तो किसमें टूट जाएगा, टूट जाएगा सिल्वर में, और कोई दिक्कत नहीं। बस आप इसलिए इसको याद करा है क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको जब आप करते हो तो टूट जाता है, वो किस चीज में यूज होता है, तो वो किस में यूज होता है, ब्लैक। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आपके बुक में लिखा होगा,
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके आगे पढ़ रहे हैं हम जहाँ जस्ट आगे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, सिल्वर ब्रोमाइड, एजीबीआर सनलाइट में रख दो तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है, जिसको हम जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक, ये भी किसका एग्जांपल हो गया आपके सामने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टाइप जो आएगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि, चलिए इसको अल्फाबेटिक फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे कि सपोज के लिए आपके पास एक है ए, वो जोड़ता है बी सी के साथ। ठीक है, ए जो है वो जोड़ता है बी सी के साथ, तो क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एज अ नेम सजेस्ट कि ए जो है किसी चीज को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया तो ए किसके साथ जुड़ जाएगा, ए सी के साथ, और बी बेचारा अलग से बैठ जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक था, किसी दो चीज, वो समझ में आ जाएगा आपको, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। बीसी के साथ जुड़ा तो इसने एक चीज को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने, या तो बी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, सी को भी। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे हम। डिस्प्लेस करके एक के साथ बैठ जाता है और एक अकेला अलग से निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, फेमस एग्जाम्पल है भी। आपको क्या करना है, आपको भैया दो कील लेनी है। क्या करनी है? दो कील लेनी है। ये आपने दो कील ले ली, थोड़ा थोड़ा अलग से लग रहा है, कोई बात नहीं। दो कील ली आपने, उसके बाद आपके पास ये दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, अच्छा दोनों एक में आपने डाला है, आपने डाला है कॉपर सल्फेट, दोनों में आपने कॉपर सल्फेट ही डाला है। ठीक है, ब्लू कलर का दिखता है क्या, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का नहीं, मतलब थोड़ा लाइटिश ग्रीन में दिखता है। छोड़िए, जब होगा तब बताऊंगा। कॉपर सल्फेट आपने दोनों दोनों में कॉपर सल्फेट ही डाला है। अब आपने क्या करा, एक कील उठाई, जो कील थी आपके पास, आपने उसको डाला इसमें, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, किसमें डाला, कॉपर सल्फेट में, जो कि कौन से कलर का था, ब्लू कलर का। दोनों ही ब्लू कलर है, मतलब ये भी ब्लू था पहले, ये भी ब्लू था पहले। इसमें से आपने एक में कील डाल दी। कील क्या होती है हमारी, कील हमारी मतलब लोहे की होती है, तो हम उसे बोलते हैं ऐसे ही होता है। अब अपन इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या करा आपने, कील ली, कील मतलब लोहा, लोहा बोलो तो आयरन, आयरन बोलो तो Fe। आपने इसको किस में डाला, CuSO4 में, CuSO4 में। थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो ब्लू कलर था ना पहले कॉपर सल्फेट का, वो हल्का सा फेड हो चुका है, और फेड होके क्या बन गया, ग्रीन। और जो पहले, जो हमारी कील जो नई नई हमने थोड़ी सिल्वर कलर में, थोड़ी व्हाइटिश कलर में नहीं होती जो नई नई कील, अब आप उसको देखेंगे वो थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश कलर में हो गई है। हुआ क्या कि Fe जो था, उसने Cu को हटा के FeSO4 के साथ जोड़ दिया, मतलब क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया, और कॉपर बेचारा अलग निकल गया। तो एग्जांपल हुआ ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 के साथ जुड़ गया, और कॉपर। फिर बोल रहा हूँ आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, आपको बस समझना है कि कौन डिस्प्लेस हो रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन डिकम्पोज हो रहा है, ताकि आप ऑप्शन में टिक कर सके कौन से टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन को याद करने पे ध्यान मत दीजिए, कैसा बन रहा है, कौन जुड़ रहा है, बस उस पर ध्यान देना आपको, और उस रिएक्शन का नाम क्या है, बस सिर्फ इस छोटी सी चीज पे। बात समझ में आ गई। मेन एग्जांपल क्या था, मेन बात क्या थी, कि आयरन जो है कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ जुड़ता है और कॉपर अलग निकल जाता है। ये एग्जांपल किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर भी थोड़ा एक्सोनोलिस्टिल की Fe आपका पहले नॉर्मल था। ठीक है, जब भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो FeSO4 जो कील है उसके साथ वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, और जो पहले ये ब्लू कलर का था वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक, बस इस बात को समझना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ याद होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई जिंक है, Zn, वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना देगा, फिर से वही बात, Zn जो है Cu को हटा देगा, ZnSO4
इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ही अलग से नहीं, ठीक है। वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट था, लेड किसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और क्लोराइड के साथ बैठ जाएगा प्लस कॉपर। इसमें आपको साफ साफ दो तीन बार बता चुका हूँ, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, बस आप इतना ही समझ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इस पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखिए बस, अब इसमें मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि ए था प्लस ये बी था, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे तो बन क्या जाएगा, जब ए बी को हटाएगा तो ए के साथ कौन आ जाएगा, ई, और जो बच गए वो दोनों साथ में बैठ जाएंगे, बी और डी। पहले भी अलग अकेला बैठते थे, अब दोनों साथ साथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए ने बी को हटा दिया और बी ने ए को हटा दिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए Na2SO4 है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है आपके बेरियम क्लोराइड। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बना लेगा, Na किसको हटा देगा, बेरियम को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, Na2Cl, सोडियम क्लोराइड प्लस कौन कौन बच गया, बेरियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट होना, बस इतना ही चीज समझना और इसको याद रखना है, रिएक्शन को याद रखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हमने चारों रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट समझ लिए, मतलब एक आपकी थी डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई थी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली हमने, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है उसको देख लिया। मैं फिर से ऊपर वाली एक्टिविटी पे आता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हम वापस आएंगे इस पे। ये देखिए, अब आप मुझे बताइए कि कौन से टाइप की है, हालांकि लिखा हुआ है पर फिर भी आई होप आप समझ गए होंगे। क्या बोलता है कि Ki जो है वो लेड नाइट्रेट के साथ हो रहा है, तो क्या करा कि सोडियम ने और पोटेशियम ने लेड को हटा दिया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड के साथ बैठ गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को हमने पढ़ा क्यों था, और कौन सा रिएक्शन का टाइप है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप, ठीक है। बस ऐसे ही आपसे पूछ देगा। अच्छा, मेरे पास शायद इसकी इमेज भी है, उसको एक बार देख लेते हैं, आपसे बन जाती है तो अच्छी बात है। जैसे कि ये CAPF 2025 का क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, CAPF 2025 का, उसमें से इतनी छोटी चीज जैसे फर्स्ट इसको पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि मीथेन ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, CO2 और OH2 बनाती है। तो क्या करा, सी जो था वो किसके साथ जाके बैठ गया, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, और H जो था वो अलग से हट गया। तो इसमें आपको आराम से दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है कि क्या है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपको खुद करना है, मैं करूँगा नहीं, बस आपको बता रहा हूँ। फिर Mg और H2SO4, Mg ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटाया, SO4 के साथ बैठ गया और H2 अकेला रह गया। कौन सा टाइप है आपको खुद बताना है। फिर NaOH और H2SO4, Na ने क्या करा, H2 को हटाया और SO4 के साथ बैठ गया और H2 और OH एक साथ बैठ गया, इसका है आपको बताना है। फिर क्या है, सोडियम जो था वो Ag को हटा के NO3 के साथ चला गया और AgCl बन गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। इसको एक बार ट्राई करना कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिपोलराइजेशन है। अगर आप ये तीन भी फाइंड कर लोगे तो चौथा तो फाइंड अपने आप हो जाएगा, अगर मेन आपको चीज़ नहीं पता। छोटा सा हिंट देता हूँ, हमने हीट और लाइट थोड़ा पढ़ा था कि किस में था, ठीक है। उसको थोड़ा सा थोड़ा ध्यान देख के आपको बताने कि कौन सा है वो, ठीक है।
तो इसको आपको एक बार देख लेना है। हमने यहाँ तक चीज़ समझ ली। अब हमारा कुछ चीज़ 4 मेन टॉपिक जो बच रहा है, वो कौन-कौन सा बच रहा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी बच रहा होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपने को पढ़ना है, ठीक है? ये भी एकदम ईज़ी है। कोरोजन और रेंसिडिटी, बस ये 4 चीज़, ठीक? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है इसको मैं एक बार बता देता हूँ अलग से। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कुछ तो हो रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली चीज। या फिर या तो पहली चीज होगी या तो दूसरी चीज, क्या, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में थोड़ा दुश्मन टाइप के होते हैं। अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे इस चीज में, ठीक है? सिर्फ ऑक्सीडेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो रिडक्शन, और या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिडक्शन या फिर रिमूवल लिख लो इसको, ठीक है? कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी ऑक्सीडेशन में, अभी तक समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि क्या होता है, एक एग्जाम्पल क्या ले लें, यस, ठीक है। देखिए, ये था आपका कॉपर, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए। देखो, ये प्लस O2 मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एडिशन के साथ वो ऐड हो रहा है, इसमें वो रिएक्ट कर रहा है। ऐड हमेशा प्रोडक्ट में होता है, समझ में आएगा वो, ठीक है, कि ऐड हो रहा है कि कट रहा है। तो Cu+O2 था, तो इसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब इसमें हमें हर एक एलिमेंट को उठा के देखना है, कैसे, कि क्या कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, पहले तो यहाँ पे तो नहीं था। जैसे ही वो उधर गया तो हमने देखा कॉपर के बगल में एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है। मतलब कॉपर के साथ कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो रही है। इन शॉर्ट में इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आ रही होगी। सिंपल सा, हमने बस कॉपर को उठा, ऐसे उठा के देखना, पूरी देखना। कॉपर को हमने उठाया, कॉपर के बगल में क्या ऑक्सीजन लिखा था, मैंने बोला हाँ लिखा था, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डाल दिया। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। इसी के आगे आप समझ लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में आपको पहली चीज क्या देखनी है, इसमें उल्टा कर लीजिए, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एकदम ऑक्सीडेशन का उल्टा, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा और जाके क्या बना दिया, कॉपर प्लस पानी बना दिया। अब आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, आपको अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन लिखा था, वो जैसे ही इधर गया कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बोल सकता हूँ। दूसरी चीज यहीं पे अगर देख लें कि हाइड्रोजन के साथ पहले कुछ नहीं था, पर हाइड्रोजन के साथ जाने के बाद में ऑक्सीजन लग गया, तो बोल दो यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझ में आ रही है। हमने ऊपर से सिर्फ ऑक्सीडेशन, इसमें हमने रिडक्शन भी समझ लिया, ऑक्सीडेशन भी समझ लिया। बात समझ में आ रही है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है? अब चीजें क्लियर हो रही हैं। मेन चीज, अगर किसी एक रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो हम उसको कौन सा एग्जांपल बोल देते हैं, हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। कौन सा, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका नाम हम रिडॉक्स रख देते हैं। सिंपल चीज है, बस हल्का सा घुमा दे रहा है, कहाँ पे घुमा रहा है, कुछ नहीं घुमा रहा है। सेम ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा तो रिडक्शन, और कोई अलग सी बात नहीं है, ठीक है? बाकी एग्जांपल आप थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और अच्छे से मिल जाएगा।
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब अपन आ जाते हैं, ये चीज़ देखो, ये अच्छा, यहाँ से भी देख लो। मान लो ZnO था, जिंक के पास पहले O था, ये इधर गया तो O तो हट गया। अब जब O हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम किसे बोलते हैं? रिडक्शन को बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लो, कार्बन कार्बन था इधर, ऑक्सीडेशन O जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा आपको बाकी तो पढ़ने की भी जरूरत आई होप नहीं होगी। अच्छा, रिकॉल एक्टिविटी 1.1 बोल रहा है कि वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स द दार्जिलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो क्या बोलता है कि इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन द रिएक्शन? आप खुद बताइए, Mg था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो MgO बन गया। क्या पहले Mg के पास ऑक्सीजन था? नहीं, गया वो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब कोरोजन याद कर लेते हैं। कोरोजन मतलब सिंपल है यार, कि कोई भी जो लोहे की चीज होती है, जनरली आप कोरोजन से समझ जाते हैं कि कोई मान लीजिए लोहे की चीज है, वो थोड़े थोड़े बाद में उसमें रस्टिंग आ जाती है, बस उसी को हम कोरोजन बोल देते हैं। कोरोड हो जाती है। कोरोड किस लिए होती है? क्योंकि वो पानी और ऑक्सीजन के साथ लगातार रिएक्ट करने से वो धीरे 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 रस्टिंग आ जाती है आयरन में। और हर चीज के रस्टिंग का कलर अलग अलग होता है। जैसे कि जब आयरन में रस्टिंग होती है तो रेडिश ब्राउन दिखता है, कॉपर में रस्टिंग होती है तो ग्रीन कलर का दिखता है, सिल्वर में होती है तो ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। आयरन में रेडिश, कॉपर में ग्रीन, सिल्वर में ब्लैक। सिल्वर और आयरन का है, आई होप आपको अच्छे से याद होगा। भाई सिल्वर जानते हो ज़्यादा, मतलब हम बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो मे भी कभी कभी ब्लैक हो जाती है, तो हम फिर से इसको सुधरवाने जाते हैं। जो चांदियाँ पहनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आयरन भी आपने बहुत बार देखा होगा, लोहा रेड कलर का हो जाता है। फिर आपने कॉपर देखा हो, कॉपर को नहीं देखा हो, कॉपर को हमेशा रखें, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है बस। ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है भैया? रेंसिडिटी मतलब वो होती है कि जैसे कि कोई भी चीज़ खाने वाने वाली, जैसे कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ें, तो कुछ टाइम बाद आप उसको रख दोगे ना तो उसकी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो ये होता किस वजह से? क्योंकि वो चीज़ रखी रहती है और वहाँ पे रखी तो उसके साथ रिएक्ट करोगी। अब कोई केमिकल तो उसके ऊपर डाल नहीं रहा। तो याद क्या रखेंगे, जब कुछ नहीं रिएक्ट करता तो हर जगह हवा होती है, और हवा मतलब ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और वो थोड़ी स्मेल, उसका उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के मतलब ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। आपने देखा होगा फूड में, इसलिए फूड का जो टाइट पैक होता रहता है। ठीक है, ताकि उसमें ऑक्सीजन जल्दी ना घुसे और वो थोड़ा अलग सा ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा ये चैप्टर बस यहीं तक था। इसके आपको एक्सरसाइज पहली बात तो करनी ही करनी है, जो एमसीक्यूज दिए हैं इसको अच्छे से करना ही करना है, और वो गलत नहीं होना चाहिए। गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको फिर से जाएं, रिवाइज करें। इजी चैप्टर है यार, हो जाएगा सब। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ्स और जो इस एनसीईआरटी का पीडीएफ डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ट्राई करूँगा इसके पीवाईक्यूज जो अलग अलग पेपर में पूछेगा उसको अपन पढ़ें, भले चाहे किसी भी पेपर में पूछा गया हो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। आई होप मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, समझने के लिए अगर फर्स्ट टाइम है तो मे भी आपका 40-50% समझ में आ रहा है, तो भी आपके लिए अचीवमेंट है। इसको आपको रिवीजन करके 80-90% ले जाइए। 100% नहीं समझ में आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं यार, 80-90% समझ में आ जाएगा, काफ़ी है। मेन बात इसमें ये चीज़ है कि कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की हुई, बस उसको हमको याद रखना है, उससे ज़्यादा हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात तो आपको यही करनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है बैलेंसिंग बच गई, तो मैं आपको यार सीधी सी बात बता रहा हूँ, बैलेंसिंग का अब तक का मुश्किल से एक सवाल आया था सीडीएस या फिर एनडीए में। बैलेंसिंग क्वेश्चन नहीं आते यार, एकदम नहीं आते। ठीक है, मुश्किल से अभी तक मैंने जितना देखा है 1-2 सवाल आए, उसका आया नहीं, और वो सीखना थोड़ा आपको थोड़ा माथा थोड़ा खराब करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मत ही करिए, अभी सबसे पहले जो जो हमने पढ़ा है जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं सबसे पहले उस पर ध्यान दो। बैलेंसिंग तो होती रहेगी, नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की हम अपनी सभा यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली
क्लास में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। वो कौन सा होगा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाला होगा। मैं सोच रहा हूँ सीरियल वाइज़ ही चलूँ, या फिर आप बताइएगा कि फिज़िक्स का भी थोड़ा बीच में कर लें ताकि थोड़ा मूड अलग हो जाए। फिर भी अगर हो सके तो जो भी मैं समझा रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर मेरे से गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करें कि सर ऐसे इसको नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं, तो मैं उसको प्लीज़ सुधारूँगा। तो आज की सब यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।